बहनों, आज हम कक्षा 10th का चैप्टर पढ़ेंगे व्रत। व्रत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें समझना है कि व्रत क्या होता है। देखिए, सामने जो है एक स्थिर बिंदु हमने O मान लिया। स्थिर बिंदु से बराबर दूरियाँ, देखिए स्थिर बिंदु से ए यानी ये O बिंदु से बराबर दूरियों पर बिंदु है बहुत सारे। इन बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक व्रत प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपत व्रत कहलाता है। स्थिर बिंदु हमने O मान लिया, इससे बराबर दूरियों पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपत यानी इन बिंदुओं को मिलाया हमने, तो हमें क्या प्राप्त हो गया? व्रत। इसे हम क्या कहते हैं? व्रत। इसी प्रकार देखिए त्रिज्या क्या होती है। व्रत के केंद्र से, ये O यहाँ पर व्रत का केंद्र है। व्रत के केंद्र से परिधि की दूरी, ये यहाँ पर परिधि बनी हुई है। तो व्रत के केंद्र से परिधि की दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या, यानी OA बराबर R यानी कि रेडियस, R यानी कि रेडियस। इसी प्रकार व्यास, व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। देखिए ये व्रत है। इस व्रत में सबसे बड़ी जीवा यानी जो जीवा केंद्र से गुजरती है वह व्रत का व्यास कहलाती है। यहाँ AB व्रत का व्यास है और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। देखिए ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या, ये भी R और ये भी R और R जोड़ेंगे तो 2R प्राप्त होगा, यानी कि व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या। व्यास त्रिज्या से दुगना होता है। इसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे चाप। देखिए ये व्रत की परिधि है। इस व्रत की परिधि का कोई भी भाग चाप कहलाता है। चाप की डेफिनेशन है, व्रत की परिधि के किसी भाग को चाप कहते हैं। यहाँ AB चाप है। अब इस चाप में लघु चाप और दीर्घ चाप, ये लघु चाप है और ये दीर्घ चाप है। इसके बाद आता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, त्रिज्यखंड यानी त्रिज्याओं से बना खंड। देखो ये व्रत है। इस व्रत में OA और OB 2 त्रिज्याएं हैं। तो मैंने यहाँ लिखाया है व्रत की त्रिज्याओं के बीच बना क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। यानी ये 2 त्रिज्याएं हैं, इनसे जो क्षेत्र बनेगा इन्हें बोलेंगे त्रिज्यखंड। लेकिन इन त्रिज्याओं से 2 त्रिज्यखंड बनते हैं। छोटा जो खंड बनता है वह लघु त्रिज्यखंड और बड़ा खंड बनता है वह दीर्घ त्रिज्यखंड। यह है दीर्घ त्रिज्य खंड और यह है लघु त्रिज्य खंड। इसके बाद नंबर आता है जीवा। देखिए जीवा क्या होती है। व्रत की परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये व्रत की परिधि है। इसके 2 बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होती है? जीवा। अब हम पढ़ेंगे व्रतखंड। जीवा द्वारा व्रत के बनाए गए खंड व्रतखंड कहलाते हैं। देखो इस जीवा के द्वारा 2 खंड बनाए गए हैं। इसको लघु व्रतखंड और बड़े को दीर्घ व्रतखंड। छोटे खंड को लघु व्रतखंड कहते हैं, बड़े खंड को दीर्घ व्रतखंड कहते हैं। नंबर 8 देखिए ये 8 और 9 ये दोनों सूत्र अदर चैप्टर के हैं, लेकिन क्योंकि इससे संबंधित बातें हैं इसलिए मैंने इसमें लिखा दिया है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है πr² θ/ 360। ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर r बराबर त्रिज्या होती है और थीटा बराबर त्रिज्यखंड द्वारा
केंद्र पर बना कोण। देखिए ये त्रिज्यखंड है, इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण इसे मानते हैं हम थीटा, और ये इसकी त्रिज्या। तो आर तो त्रिज्या है और थीटा है त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण। इसके बाद दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर लघु त्रिज्यखंड का घटाएंगे तो शेष बचा कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ऐसे ही दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं और कई संबंध है वृत्त में। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देखिए ओ केंद्र है और ए बी क्या है, जीवा। केंद्र ओ से ए बी जीवा पर लंब ओ पी डाला गया है, यानी ओ पी ये चिन्ह लंब का है, ओ पी लंब ए बी। तो मैंने यहाँ लिखाया है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए ए पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बी। इसी प्रकार देखिए आगे, समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। यहाँ पर ए बी और सी डी दो बराबर जीवाएं हैं। यदि ए बी बराबर सी डी तो ये दोनों केंद्र से क्या होंगी, बराबर दूरी पर होगी, अर्थात ओ पी का मान ओ क्यू के बराबर होगा। इसी प्रकार देखिए, एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने कोण समान होते हैं। यहाँ पर हमने चाप को ए बी माना है। इस ए बी चाप के द्वारा शेष जो परिधि है इस पर एंगल 1 और एंगल 2 बन रहा है, यानी एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण 1 और कोण 2 दोनों क्या होंगे, बराबर। इसी प्रकार आगे देखो आप, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है। यहाँ पर ए बी को हमने व्यास माना है, और इस ए बी के द्वारा P और Q दो कोण बन रहे हैं। दोनों कोण समकोण होंगे, क्योंकि मैंने आपको लिखाया है व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है, इसलिए एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। इसी प्रकार आगे देखिए, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। देखिए यहाँ पर चित्र में यह वृत्त है और इसका चाप ए बी है। इस चाप ए बी द्वारा केंद्र पर कोण बनता है ए ओ बी। इसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर कोण बनता है ए पी बी। यहाँ पी लिखा है ये कोण ए पी बी, यानी कोण ए ओ बी का मान ए पी बी का दुगना है। इसी प्रकार देखिए, चक्रीय चतुर्भुज यानी कि वृत्त की परिधि पर 4 बिंदुओं को मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर देखो आप, ए बी सी डी 4 बिंदु है, इन चारों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो हमें चक्रीय चतुर्भुज प्राप्त होगा। तो मैंने आपको लिखाया है, वृत्त की परिधि पर स्थित 4 बिंदुओं को मिलाने से बना चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। यहाँ पर हमें ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज प्राप्त होता है। इससे संबंधित कुछ बातें हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। समपूरक क्या मतलब होता है, अर्थात सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल ए और एंगल सी दोनों का योग 180 होगा। इसी प्रकार एंगल बी और एंगल डी इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। एक अन्य और है, चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है, इसका बहिष्कोण हमने
CBE माना। तो ये अंतराभिमुख यानी इसके अंदर वाले के सामने जो कोण है इसके बराबर होगा।